बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग छायावाद युग पढ़ेंगे, यानी आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद। यानी छायावाद युग जो है, जिसकी समय सीमा जो है 1918 से 1938 तक होती है। यह उस समय की बात है जब हमारे देश में सन 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में निहत्थी और असहाय जनता बैठी थी और उन पर गोलियां चला दी गईं। 1920 में गांधी जी ने व्यापक असहयोग आंदोलन आरंभ किया, किंतु लगभग 2 वर्ष बाद यह आंदोलन स्थगित हो गया। कुछ वर्ष बाद सन 1931 में सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इन घटनाओं ने राष्ट्रीय चेतना को और दृढ़ किया। यानी ये एक पर एक जो घटनाएं घट रही थी, यह लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीय चेतना को भर दिया। युवकों की कल्पनाशील मानस कुछ कर गुजरने के लिए तड़पने लगा। यानी युवक जो है कल्पना करने लगे कि हम कुछ न कुछ कर गुजरेंगे अपने देश की आज़ादी के लिए। इस युग में पराधीनता और व्यवस्था की अनुभूति से आकुल होकर यदि कभी वेदना और पीड़ा के गीत गाए गए, तो दूसरे ही क्षण स्वाधीनता के लिए सतत संघर्ष की बलवती प्रेरणा से उत्साहित होकर स्फूर्ति और आत्मविश्वास की भावना को मुखरित किया गया। यानी उस समय लोगों के अंदर जो है जो वेदना थी, पीड़ा थी, परतंत्रता की पीड़ा थी, जो वेदना थी, उसके लिए उनके मन में तड़प उत्पन्न हो रही थी कि हम किसी न किसी तरह से अपने देश को आज़ाद कराएंगे। और उसी समय जो है लेखक जो है अपने जो है शब्द कविता के माध्यम से, गद्य के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसको समाज में बड़े ही तत्परता से स्वीकार किया। दूसरे क्षण स्वाधीनता के लिए सतत संघर्ष की बलवती प्रेरणा से उत्साहित होकर स्फूर्ति और आत्मविश्वास की भावना मुखरित होने लगी। यानी लोगों के अंदर आत्मविश्वास की भावना भरने लगी। द्विवेदी युग सब मिलाकर नैतिक मूल्यों का आग्रह का युग था। यदि इससे पहले का युग था आग्रह, लोगों को आग्रह कर रहा था, लेकिन यह जो है छायावाद युग क्या था, लोगों में उत्साह और स्फूर्ति की भावना को भरने वाला युग था। इसलिए नवीन भावनाओं से प्रेरित युग लेखक इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भाव तरल, कल्पना प्रधान, स्वच्छंद चेतना से युक्त साहित्य रचना में प्रवृत्त हुए। यह प्रवृत्ति कविता और गद्य दोनों ही क्षेत्रों में लक्षित होती है। सन 1918 से 1938 तक के काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद युग से नाम दिया गया। बच्चों अब हम लोग छायावाद युग के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। छायावाद युग का नामकरण किसने और क्यों किया था, ठीक है। साहित्य के इतिहास के यौवन काल छायावाद युग नाम से प्रतिष्ठित हुआ, यानी जाना जाने लगा। सबसे पहले श्री मुकुटधर पांडे, किसने? मुकुटधर पांडे ने इस काव्य धारा के लिए छायावाद शब्द प्रयुक्त किया था। किस शब्द का? छायावाद शब्द का। किस लिए? किस युग के लिए? यानी छायावाद युग के लिए छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने इस काव्य की सूक्ष्मता और अस्पष्टता की ओर ध्यान दिलाते हुए व्यंग्यात्मक रूप में छाया शब्द रखा था। यानी सूक्ष्मता, यानी छोटे से छोटे बातों की ओर और अस्पष्टता की ओर ध्यान दिलाने के लिए उन्होंने यह व्यंग के रूप में छायावाद शब्द रखा था। बाद में छायावाद नाम स्वीकृत हो गया। बाद में यही नाम जो है स्वीकृत यानी स्वीकार किया गया। बाद में छायावादी कवियों ने इस विशेषण को प्यार से स्वीकार किया, ठीक है। इसको शुक्ल युग भी कहा जाता है, गुप्त युग भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग छायावादी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ का मतलब होता है विशेषताएं। यानी प्रवृत्तियाँ क्या थी? देखिए, सौंदर्य में क्या है कि छायावादी कवियों ने एक ओर नारी सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन किया है, तो दूसरी ओर उन्होंने प्रकृति सौंदर्य का भी मनोहर चित्रण किया। यानी सौंदर्य में कवियों ने क्या किया था? नारी सौंदर्य की सुंदरता का वर्णन किया है, सूक्ष्मतम वर्णन किया है, और दूसरी ओर प्रकृति सौंदर्य का भी मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया है। इसके बाद देखते हैं प्रेम, यानी छायावादी कविता की मुख्य प्रवृत्ति
प्रेम भी है। प्रेम छायावादी कवियों ने प्रेम का स्वच्छंद सुंदर नया रूप प्रस्तुत किया। उनका प्रेम किसी प्रकार की रूढ़ि, मर्यादा या नियम के बंधनों में बंधा नहीं है। यानी जो उनका प्रेम था किसी प्रकार की रूढ़िता, यानी रूढ़ी का मतलब क्या होता है, पुरानी परंपराओं को ढोकर लाना, यानी इस प्रकार का प्रेम नहीं था। मर्यादित था और नियम के बंधनों में भी बंधा नहीं था, यानी वह स्वतंत्र था। ठीक है, इसके बाद जो हम आगे देखते हैं और कौन सी प्रवृत्तियां हैं। विद्रोह। छायावादी कविता में स्वच्छंदता की प्रवृत्ति और विद्रोह का तत्व दिखाई पड़ते हैं। स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति है और विद्रोह का तत्व, यानी गलत है तो गलत का विद्रोह भी हुआ है। जैसे उस समय क्रांतिकारी पैदा हुए थे, यानी क्रांतिकारी जो है गलत चीज़ों का विरोध कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जो है उस पीड़ा और वेदना की दर्द महसूस हो रहे थे, इसलिए उनका विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, इन कवियों ने तत्कालीन समाज और साहित्य के क्षेत्र की रूढ़ियों का विरोध किया। उस समय समाज में किस प्रकार की रूढ़ियाँ थी, उनका भी कवियों ने विद्रोह किया था, यानी मुख्य प्रवृत्ति विद्रोह भी हुआ। ठीक है, अब राष्ट्रीय चेतना तो मुख्य विशेषता हो जाती है, क्योंकि छायावादी कवियों ने उस युग की राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति की है, यानी उस युग के कवि ने राष्ट्रीय चेतना की ओर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि उस समय जो है स्वाधीनता के लिए सतत संघर्ष की बलवती प्रेरणा जागृत हो रही थी। तत्कालीन भारतीय जीवन में जो संस्कृति, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक नवोत्थान और जागरण हो रहा था, उसका प्रभाव छायावादी कविता में दृष्टिगत हुआ था। यानी राष्ट्रीय चेतना क्या था, राष्ट्रीय चेतना, लोगों में राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत हो गई थी। ठीक है, इसके बाद अन्य प्रवृत्ति जो है कल्पना एक उनकी प्रवृत्ति हुई है। छायावादी कवियों ने, विशेषकर पंत जी ने उन्मुक्त कल्पना विशेष स्थान देकर कविता लिखी है। वे कहीं कहीं धरती और मानव जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर हो जाते हैं, यानी कल्पना की प्रचुरता थी। पंत जी ने उन्मुक्त स्वतंत्र रूप से कल्पना पर विशेष ध्यान दिया है। वह किसी भी प्रकार के बंधनों से बंधे नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप से होकर के कल्पना के द्वारा ही कविता की रचना की है। वे कहीं कहीं धरती और मानव जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। धरती और मनुष्य की जो कठोर वास्तविकता, जो हकीकत है, उससे वह दूर हो जाते हैं, इतने वह कल्पना में डूब जाते हैं। और इसके बाद जो है शैलीगत विशेषता है, यानी इनकी मुख्य प्रवृत्तियां शैलीगत हैं। कौन कौन सी शैली इनके काव्य में या गद्य में दिखाई देते हैं। छायावादी कवियों के स्वच्छंद दृष्टिकोण का परिचय केवल उनकी कविता के भाव पक्ष में ही नहीं, बल्कि शैली या कला पक्ष में भी मिलता है। प्रतीकों और बिंबों के द्वारा कविता को मार्मिक बनाया गया है। कह रहे हैं कि छायावादी कवि जो है बस कल्पना को ही नहीं मानते थे, बल्कि कल्पना के द्वारा वह जो प्रतीक होता है उसको स्पष्ट रूप से शब्दों के माध्यम से प्रकट कर देते थे और प्रतिबिंब उसका चित्र उपस्थित कर देते थे। यह कला जो है शैलीगत विशेषता के अंतर्गत आती है, जिससे कविता क्या हो जाती थी, मार्मिक हो जाती थी। ठीक है, इसके बाद जो है छायावाद की प्रमुख कवि और रचनाएं। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। जैसे आपका जो है ये महादेवी वर्मा जी हैं और सुमित्रानंद पंत जी हैं, जयशंकर प्रसाद है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका रचना जो है कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, इसके बाद जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनका जन्म जो है 1897 से 1961 और इनकी रचनाएं हैं जूही की कली, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज, स्मृति, अनामिका, परिमल, गीतिका। ठीक है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग सुमित्रानंद पंत जी के बारे में। सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 में हुआ था और मृत्यु जो है 1977 में हुई थी।
और इनकी रचनाएं जो है उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन। चिदम्बरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, किसको? सुमित्रानंद पंत जी को। फिर आगे देखते हैं महादेवी वर्मा, जिनका जन्म जो है 1960 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1987 में। इनकी रचना जो है निहार है, रश्मि है, निर्जा है और सांध्य गीत है, दीपशिखा है। इनकी ये 5 रचनाएं प्रमुख रूप से हैं। ठीक है, अब आगे देखिए के साथ यह जो है छायावाद युग जो है आपका समाप्त होता है और आप इसे अच्छी तरह से इस वीडियो को 1 से 2 बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।